हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 2013 का पेपर है। ठीक है, किसका है? साइंस मैथ का है। ठीक है, यानी साइंस मैथ सामान्य विज्ञान और गणित बोलते हैं। तो इनका कंबाइंड होके आते हैं। जो 60 क्वेश्चन आते हैं वो 30 तो आपके साइंस के रहेंगे और 30 मैथ के। तो इस प्रकार ये थर्ड ग्रेड 2013 का पेपर है। उस टाइम पे हुआ करता था। इसमें देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसमें कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये पीडीएफ है, यहाँ से आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको मालूम होगा 140 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते थे। तो वो किस प्रकार होते हैं एक बार देख लें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि राज्य के प्रति विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, यानी राज्य के प्रति जो भी जी के संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, और प्लस समसामयिक के मतलब करंट जी के संबंध रहेंगे, तो वो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 20 मार्क्स के। ठीक है, दूसरे नंबर पे यानी ये खंड है, यानी ये खंड फर्स्ट है, और फिर खंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार दिए हुए हैं 5 खंड। सेकंड पे आता है आपका हिस्ट्री, यानी हिस्टोरिकल कह सकते हैं, ग्राफिकल और कल्चर, नॉलेज ऑफ स्टेट, यानी राज्य का जो ऐतिहासिक है, भौगोलिक है और सांस्कृतिक ज्ञान, इनसे संबंधित 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड आ जाता है आपका खंड, उसमें पूछा जाएगा एजुकेशन साइकोलॉजी, और एजुकेशन साइकोलॉजी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद पूछा जाएगा फोर्थ खंड में चाइल्ड साइकोलॉजी, जो आपकी रहेगी 20 नंबर की। ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। लेकिन अब देख लेते हैं जो आपका पांचवा खंड है, वो रहेगा आपका सब्जेक्ट का, यानी जो विद्यालय विषय है, और जिसमें जनरल साइंस और गणित, यानी कह सकते हैं साइंस मैथ के 30 क्वेश्चन रहते हैं, साइंस के 30 क्वेश्चन, 30 ही मैथ के। इस प्रकार ये टोटल 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने कितने नंबर का है? 2 मार्क्स का। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। ऊपर अभी हमने बात की थी ये खंडों की, जैसे कि पहला खंड ये था, 20 क्वेश्चन इसके और 20 इसके और 20 इसके और फोर्थ के 20। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 80 क्वेश्चन ये हो जाते हैं 80 मार्क्स के। और 60 क्वेश्चन कितने के हो जाते हैं? 120 के। तो टोटल करते थे 200 का पूर्णांक हो जाता है। आप समझ गए होंगे, 140 तो क्वेश्चन रहेंगे आपके क्वेश्चन, और आपके टोटल मार्क्स कितना रहेगा? 200 का पूर्णांक रहेगा। ठीक है, ये उस टाइम पे हुआ करता था। इसमें से जैसे सेक्शन फर्स्ट है, ये आपके जो राज्य के प्रति सामान्य ज्ञान है, और प्लस करंट जी के उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। सेकंड खंड में आते हैं हम। सेकंड खंड ये रहा, ये कह सकते हैं राजस्थान की जो भी ग्राफिकल, यानी भौतिक प्रदेश और कल्चर और हिस्ट्री, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, थर्ड खंड में आपकी टीचिंग मेथड पूछी जाएगी साइंस मैथ की। तीसरा खंड जैसा कि मैं दिखा पाऊंगा आपको, ये रहा। ठीक है, तीसरा खंड ये है, इसे आपके टीचिंग मेथड से संबंधित होगा। आज हम इससे सॉल्व करेंगे। और इसके बाद आती है साइकोलॉजी, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी। ये रहा फोर्थ सेक्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लास्ट में आपका पांचवा खंड है, जो सब्जेक्ट से संबंधित होता है, जिसमें साइंस और मैथ के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है आपके साइंस और मैथ से, यहाँ से स्टार्ट होंगे 140 तक। तो इसे हम कल करेंगे, लेकिन आज हम इन क्वेश्चनों को करते हैं जो आपके चाइल्ड साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है, आपने देखा हो नहीं है तो विजिट करके देख सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी है, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड और राजस्थान जी के लिए ये तो कॉमन रहेंगे। सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन चेंज होंगे, यानी लेवल 2 वालों के लिए, बाकी तो सब सेम आता है। अब देखते हैं, जैसे 41 क्वेश्चन नंबर है कि समाज मिति के जन्मदाता कौन है, यानी जो सोशियोमेट्री मेथड है उसके जन्मदाता कौन है, तो वो आप जानते हो जेएल मोनेरो है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और मोस्टली देखा जाए ये रीट में आपने पढ़े होंगे वही क्वेश्चन है, लेकिन उस टाइम पे किस टाइप के पूछे गए थे ये कन्फर्म हो जाता है इन क्वेश्चन पेपरों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42। ये पूछा है सीखने के सिद्धांत उनके प्रवर्तकों का मेल सही नहीं है। अब इनमें से 4 में से छांटना है। देखा जाए तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था आपके क्लार्क हल ने। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन था। और ये दे रखा है कोप्पा। कोप्पा तो किससे संबंधित है? आपके अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत से। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये कॉलर सही है, मैच कर रहा है। ठीक है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये सीआर थ्योरी है, ये आपके पार्लर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी एसआर थ्योरी, ये आपके थॉर्नडाइक से संबंधित, यानी बी, सी और डी ये तो सही है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, ये आपके क्लार्क हल से संबंधित है। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता पुनर्बलन पर जोर किसने दिया सर्वाधिक, तब इसका राइट आंसर स्किनर हो जाता। ठीक है, और ये चीज़ें आप मालूम हो गई आपको। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया गया था, यानी आपको ऑप्शन दे रखे हैं बुद्धि मापने के लिए, रुचि मापने के लिए, उपलब्धि
मापने के लिए और व्यक्तित्व के मापने के लिए। तो सिंपल क्वेश्चन था, व्यक्तित्व मापने के लिए रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण होता है, ठीक है, जिसे आईबीटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये हर्बर्ट रोर्सा ने ही दिया था। कब दिया था? 1921 में, जिसमें 10 कार्ड हुआ करते थे, ठीक है। चलो 44 क्वेश्चन नंबर है कि मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार मानव व्यवहार का संचालन होता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अचेतन मन से संबंधित है, यानी अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो आपके मानव व्यवहार को संचालन करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये पूछ रहा है आपसे कि दमन एवं समन क्या है, यानी जो आपके रिप्रेशन और सप्रेशन आर टाइप्स ऑफ, यानी ये किसके प्रकार है? तो ये सिंपल था, ये रक्षा युक्तियाँ होती है जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही था। 46 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो देखो, परिवार का वातावरण ये मानव विकास को प्रभावित कर देगा, ठीक है, यानी ये करता है। परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी करती है, परिवार की आर्थिक स्थिति ये भी करती है, लेकिन धार्मिक वातावरण है वो आपके मानव विकास को प्रभावित नहीं करेगा। यही पूछा था कौन सा कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि न्यूटन वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की, ये उदाहरण है। यानी आपने देखा होगा जो अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत है, यानी इनसाइडफुल थ्योरी है, जो कॉलर कोप्पा मैक्स वर्दमाइवर बोलते हैं या वर्देमाइवर बोलते हैं, तो उन तीनों के द्वारा दिया गया था। उनमें यही बात की गई, आपके अंदर कोई भी किसी भी समस्या का हल अचानक आता है तो ये उनसे संबंधित है, यानी अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के उदाहरण है, तो ये आपके जैविकी और भौतिकी बात कारक हो सकते हैं ये, या संवेगात्मक कारक हो सकते हैं, या सामाजिक कारक हो सकते हैं, ये सभी हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है कि अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है, यानी आपने देखा होगा जो आपकी लर्निंग आउटकम्स होती है, हम बात करें बालक के मानव व्यवहार में होने वाले परिवर्तन होते हैं, ठीक है। ये सिंपल, ये हम कह सकते कि यह क्या है, ये अधिगम प्रतिफल है। और देखा होगा रीट 2021 में ये टॉपिक जोड़ा भी गया था, आपने देखा होगा रीट 2021 में जो लर्निंग आउटकम्स है ये टॉपिक जोड़ा गया था। तो ये आपके थर्ड ग्रेड उस टाइम पे भी पूछा करते थे इस टॉपिक से क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम जाएंगे परिवार पर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कैसी कारक है, यानी आपसे ये पूछा है जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है या अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले ये कैसे कारक है, यानी ये सामाजिक है, तो ये तो गलत है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि तो हमारे शरीर से संबंधित है। तो हम कहेंगे हेरिडिटी, यानी आनुवंशिकी बोल सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है, यानी हम ये कहेंगे कि जो मॉडर्न टाइम अब चल रहा है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के अनुप्रयोग आधारित होती है। तो इन ऑप्शनों को देखेंगे ना तो सिंपल है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, उन पर आधारित होता है आधुनिक जो भी शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तक वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किए थे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैकडूगल ने किए थे, किसने? मैकडूगल। ऑप्शन के अनुसार जा रहे हैं, इसका राइट आंसर बी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि स्मृति का कौन सा अंग नहीं है, तो इसमें स्मृति का पूछा है ना तो वो चिंतन नहीं होगा, यानी जो थिंकिंग होती है वो आपकी स्मृति का अंग नहीं होगा। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन नंबर, बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी होते हैं, तो वो सभी के लिए होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं चाहे गूंगे हो, बहरे हो, या निरक्षर हो, या कह सकते हैं पढ़े लिखे हो, सभी के लिए हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और क्रियात्मक ही कह सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हैं इसे, ये दो टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिकल थ्योरी बोलते हैं, ये सिगमंड फ्राइड से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर किया था उसमें भी किए थे। नेक्स्ट है कि बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जो उसकी इच्छा है ना उनको हम दबा रहे हैं या अवरुद्ध इच्छाएं कर रहे। अब जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी इच्छाओं को अब अगर हम अवरुद्ध करें या रोकें या दबाव डालें तो वो हो जाएगा बाल अपराध का एक कारण, यानी मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत, इसी की इंग्लिश देखो कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, यानी सीआर थ्योरी किससे संबंधित है, तो ये अधिगम का सिद्धांत है और पावलर से संबंधित है, जिसने कुत्ते में प्रयोग किया था उसकी पैरोटिड ग्लैंड्स पर यानी पाचन ग्रंथि पर। नेक्स्ट था सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए आईपी पावलर ने प्रयोग किस पे किए थे, कुत्ते पे किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर है कि शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति आधारित है, तो सिंपल है, ये आपकी खेल विधि पर आधारित थी, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो हमने हमने अभी जो 20 क्वेश्चन किए हैं, यानी हमने किए हैं 41 से लेके और 60 तक, ये आपके टीचिंग मेथड से संबंधित है, यानी आपकी शिक्षण विधियों से संबंधित है। अब इसके बाद जो फोर्थ खंड आ रहा है, इसमें जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो आपके रहेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी से, यानी आप ऐसे बोल सकते हो बाल मनोविज्ञान से, तो ये इससे संबंधित है। इससे पहले क्वेश्चन किए ये टीचिंग मेथडों से संबंधित है, ठीक है, मॉडिफाई कर। बाकी तो आपको मालूम होगा जो 5 सेक्शन थे और जिनमें से 4 सेक्शन थे वो 20-20 नंबर के थे, यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और जो सब्जेक्ट थी वो आपके 60 क्वेश्चन और 120 मार्क्स के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो इस प्रकार ये 200 का पूर्णांक 140 क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये सभी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं, अब हम पहले देख लेते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी हम सेक्शन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 4 पे हम आते हैं, तो हम देखेंगे ये आपकी साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, यानी साइकोलॉजी का मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी है यहाँ पे, और इससे संबंधित 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग मेथड से हमने कल क्वेश्चन कर लिए थे, तो चलो देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को फटाफट, ठीक है। देखो आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डन के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभावों और अभिप्रेरणाओं और इच्छाओं को समझकर उसमें विभेदन करने की योग्यता कहलाती है। देखो इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा था, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम दूसरे के स्वभावों को, अभिप्रेरणाओं को, इच्छाओं को समझते हैं तो उस बुद्धि को कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये किसके अनुसार है, गार्डन के अनुसार। एक होती इंट्रापर्सनल, वो स्वयं से संबंधित होती है, यानी हम खुद को पहचान लेते हैं कि हम सही हैं या गलत हैं, यानी ये साधु संतों महात्मा लोगों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की थी, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। और दूसरी होती है इंट्रापर्सनल, तो वो होती है साधु संतों और महात्मा लोगों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है 62, ये कह रहा है कि बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डन द्वारा नहीं सुझाया गया था, यानी हम ये कह सकते हैं हार्वर्ड गार्डन है, उन्होंने शुरुआत में 7 बुद्धि के प्रकार बताए, यानी आयाम, ठीक है, फिर 8 बताए, फिर अब ये 8 बताने के बाद 9 हो गए, फिर 10 हो गए। तो इस प्रकार ये आयाम हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनमें से कौन सा प्रकार आयाम नहीं है इसमें से बुद्धि के अकॉर्डिंग, किसके, हार्वर्ड गार्डन के बुद्धि का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो अभी हमने बात की थी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस तो होती है, ठीक है, और बॉडली काइनेटिक्स बोलते हैं या काइनेटिक बोलते हैं, ये शारीरिक गति, यानी ये शारीरिक गति संवेदी, ठीक है। एक होती है लॉजिकल मैथमेटिकली, यानी कह सकते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। लेकिन जो सांस्कृतिक है ना, वो इसके संबंध में किसी भी प्रकार की बात नहीं कही है, किसने, हार्वर्ड गार्डन ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और फिर वैसे भी ये क्वेश्चन सब सिंपल थे, क्योंकि आपने रीड की तैयारी की तो उस दौरान ये सभी चीज़ें पढ़ी होंगी आपने। क्वेश्चन नंबर 63 था, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, ठीक है, यानी जो ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, और ये देखा जाए तो जनरली या व्यवहारिक क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा आसानी से चिढ़ने वाला, ठीक है। तो ये आपका ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो सामाजिक संपर्क है वो प्रारंभ भी उसी से होता है और अधिक समय तक चलता रहता है। तो ये इनमें से 4 ऑप्शनों में से चूज करना था, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जैसे शिक्षक है, परिवार है, सहकर्मी है या मित्र है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, परिवार ही है, जो सबसे प्रारंभिक संपर्क स्रोत होता है और अधिक समय तक चलने वाला होता है। नेक्स्ट था निम्न में से किस तकनीक के साथ नेता एवं दल संबंधित है, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि किस तकनीक के अनुसार नेता और दल पद संबंधित है, जैसे कि प्रेक्षण के द्वारा, प्रक्षेपी, साक्षात्कार, समाज विधि। आपने देखा वो समाज विधि विधि ये जे एल बोनेर ने दी थी, तो इसमें सामाजिक गुण ही देखे जाते हैं, गुण दोष। तो ये सबसे बेस्ट रहेगी किसी नेता या दल से संबंधित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 था कि अवचेतन अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचना जो हेम को दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है। तो इसमें से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पर,
यानी रक्षा युक्ति होगी, यानी जिसे हम बोलते हैं सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, या यहाँ पे हम यूज करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म, यानी रक्षा युक्ति होगी जो अवचेतन से प्रयुक्त व्यू रचना को अहम व दुश्चिंता से बचाती है। ठीक है, और ये आपने देखा होगा सिगमंड फ्राइड से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 नंबर है, विचारों भावनाओं अभिव्यक्तियों का संयुक्त जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं कहलाता है। देखो ये आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो ना, तो उनमें दे रखा है ये स्व प्रत्यय, ठीक है, स्वज्ञान, ये इन सभी प्रकार के सेल्फ जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब सेकंड ग्रेड में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं तो चलो बात कर लेते हैं। ये चीज़ें आपने रीड में पढ़ी होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये चैप्टर सेकंड ग्रेड के सिलेबस में स्पेशल दे रखा है, यानी जो आप साइकोलॉजी पढ़ते हो उसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विचार भावनाओं आकृतियों सहित तो व्यक्ति उन्हें स्वयं के बारे में रखते हैं उसे स्व प्रत्यय कहते हैं, यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया था, यानी सिंपल सी बात है, अगर ये कह रहा है कि मॉरल रीजनिंग थ्योरी किसने थी, या थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग, तो ये आपके कोहलबर्ग से संबंधित है। ठीक है, यानी उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी 69 क्वेश्चन नंबर है, दूसरों के अनुभव किए हुए संवेगों को महसूस करने की योग्यता कहलाती है। दूसरों के अनुभव किए हुए संवेग को महसूस करने की योग्यता कहलाती है, तो वो सिंपैथी कहलाती है, सहानुभूति। आपने अगर ध्यान दिया हो ये क्वेश्चन रीट 2017 में पूछा था। 2017 का मतलब होता है फरवरी में परीक्षा हुई थी, शायद 17 में हुई थी, 18 में रिजल्ट आया था। तो इसमें ये लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, देखना अभी जैसे कि रीट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसमें दे रखा है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सहानुभूति, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन था। ठीक है, और ये थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर ये भी अच्छा है, 70 नंबर के कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं और पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होती है, तो वो पारंपरिक होती है, यानी ये दूसरी स्टेज होती है 10 से 13 वाली। ठीक है, पहली होती है 4 से 10, 10 से 13 और 13 के बाद। ठीक है, इसे बोलते हैं प्री इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसका 10 से 13 वाली है, उसमें आती है ये अवस्था, यानी पारंपरिक अवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, 10 वर्ष का बालक है तो शारीरिक आयु उसकी 10 वर्ष ही हो जाएगी, क्योंकि ये 10 वर्ष का है, और जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक की सफल होते हैं। अब बात करें, देखो मोस्टली किसी चीज़ को कर पाता है तो वही होती है उसकी मानसिक आयु, यानी मेंटल एज। ठीक है, और उसकी मानसिक आयु मानी जाएगी, तो उसकी मानसिक आयु सिंपल है 6 वर्ष मानी जाएगी। इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी कोई 10 वर्ष का बालक है तो वो 6 वर्ष के जो बालक है ना, वो कितना कर पाते हैं, यानी जो मानसिक कह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, किसी चीज़ को सॉल्व कर पाते हैं, तो वही उसकी मानसिक आयु होती है। तो ऐसे ही है, ये 10 वर्ष का बालक है और वो 6 वर्ष के बालक की जो भी कर पाता है उसके अकॉर्डिंग वो उतना ही कर पाता है, तो कह सकते हैं उसकी मानसिक आयु फिर 6 वर्ष ही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बुद्धि लब्धि पूछता तो मानसिक आयु बट्टे क्या होता है, शारीरिक आयु, और उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देते, IQ निकल के आ जाएगी, यानी बुद्धि लब्धि। तब इसका राइट आंसर फिर 60 हो जाता है, क्योंकि मानसिक आयु दे रखी है आपकी 6 वर्ष। ठीक है, और शारीरिक आयु 10 वर्ष, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 60 आ जाता है, यानी IQ इसकी 60 है और इसका मानसिक आयु 6 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बुलीमिया, तो ये NCERT में दे रखे हैं, ये बुलीमिया है, ये भोजन करने संबंधी क्या है, डिसऑर्डर है। ठीक है, बुलीमिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, बुद्धि का सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है, तो सिंपल था। देखो स्पीयरमैन बुद्धि के सिद्धांत में 2 फैक्टर थ्योरी है। गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत ये आपका 3D डायमेंशन से संबंधित है, जिसमें COP चलते हैं। हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसमें 8 या 9 प्रकार की बुद्धि के आयाम बताए गए हैं, प्रकार अभी हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन। और एक है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, यानी स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, और इस पर अच्छे स्तर के क्वेश्चन बनते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है, या कह सकते हैं स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत है, जिसे ट्राइक आर्क थ्योरी बोलते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व विकास में सामाजिक अधिगम पर बल दिया।
ठीक है। देखा जाए तो इसमें व्यक्तित्व शब्द जोड़ दिया है, और वैसे विकास में सामाजिक अधिगम पे बात या सोशल लर्निंग थ्योरी पे बात की जाए तो अल्बर्ट बांडूरा आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैस्लो की बात करें तो इन्होंने तो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। व्यक्तित्व आपने पढ़ा हुआ, जो स्टेजें थी ये 5 थी, ठीक है, नीचे से ऊपर जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है, कौन नहीं करेगा? परिपक्वता, स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा और लंबाई वजन। देखो इनमें से ऑप्शन के अनुसार छांटना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगी। जो लंबाई और वजन है उससे भाषा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि निम्नलिखित में से प्रविधि बालक को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है, तो हम कहेंगे प्रजातांत्रिक हो रहेगी, जिसमें बच्चे का एक्टिव हो यानी सक्रिय हो और हर चीज़ को करके सीखे, तो वो बेस्ट रहेगा अनुशासन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रजातांत्रिक विधि या प्रविधि। नेक्स्ट है वह परीक्षण जिसमें बच्चे को प्रारंभ बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है, खिलाता है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, एडवर्ड टोलमैन एडवर्ड टोलमैन का एक सिद्धांत था, भूल भुलैया बोलते हैं, टीमेज बोलते हैं, लेटेंसी, जैसे अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत भी बोलते हैं वो सही, या चिन्ह प्रतिमान का, तो ये उन्हीं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका नाम भूल भुलैया ब्लॉक या भूल भुलैया से संबंधित है, तो ऐसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुद्धि के सूचना प्रकम प्रोसेस और उपागम का वर्णन किसने किया, तो ये भी शानदार क्वेश्चन है। ये आपके स्टर्नबर्ग से है। स्टर्नबर्ग के 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है, और हार्वर्ड गार्डन के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं। देखो जैसे बता पाऊँ, जैसे ये रहा, ये स्टर्नबर्ग का ही पूछा था क्वेश्चन, संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। फिर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये भी क्वेश्चन बुद्धि के सूचना प्रकरण प्रोसेसिंग उपागों का वर्णन किसने किया, तो वो भी स्टर्नबर्ग ने किया था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो अव्यक्त अधिगम के संप्रत्य का वर्णन किसने किया था? अभी मैंने बोला था लेटेंट लर्निंग थ्योरी है, वो किससे संबंधित है? वो टोलमैन से, एडवर्ड टोलमैन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि स्पीयरमैन के अनुसार सभी संज्ञानात्मक कार्यों में शामिल मानसिक ऊर्जा या क्षमता का क्या नाम था? यानी जो आपका जी फैक्टर होता है ना, जी फैक्टर, वो जन्मजात होता है, और कि जन्मजात का मतलब होता है वो मानसिक जितनी भी हमारी क्षमता होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक होता है एस फैक्टर, तो ये तो विशिष्ट है, आप में कोई अतिरिक्त गुण है या अतिरिक्त कह सकते हैं आपके अंदर फैसिलिटी है या अतिरिक्त विशेष गुण है, तो उससे संबंधित होता है। लेकिन जी होता है जन्मजात होता है, और ये मानसिक क्षमता से संबंधित होता है। सिंपल ये लॉजिक होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कह सकते हैं कि जो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी है, और मेरा मानना ये है कि आपने अगर रीटेल की तैयारी की है तो रीट की तैयारी में किसी भी बुक से पढ़े हो और किसी से भी क्वेश्चन किए हो, तो ये मोस्टली सभी किए होंगे आपने। केवल यहाँ पे तो ये है कि थर्ड ग्रेड में इससे पहले 2013 में जो पेपर हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, बेस बन जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे तैयारी करनी होती है, ठीक है। बाकी देख लो, ये तो मैंने एक तो कल के वीडियो में एजुकेशन साइकोलॉजी के क्वेश्चन कराए थे, आज करा दिए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के। अब देख लेते हैं, क्या देखें, अब देख लेते हैं हम साइंस मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। साइंस मैथ के जो भी क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हम राजस्थान जीके की करेंगे। जो 40 क्वेश्चन है ना, उसमें करंट भी आएगी और राजस्थान जीके की जो भी चीज़ें हैं वो आएंगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं साइंस मैथ को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 5 खंडों में से हमने 2 खंड कर लिए हैं, एक तो थर्ड और फोर्थ। अब कर लेते हैं हम साइंस मैथ के, और साइंस मैथ के जो भी क्वेश्चन हो जाते हैं उसके बाद जो जीके के 40 क्वेश्चन बचते हैं ना, खंड फर्स्ट और सेकंड के, तो इन्हें भी कवर कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पहला क्वेश्चन नंबर साइंस से संबंधित है, 81 नंबर, ठीक है। सेक्शन 5 है, इसमें आपके 30 क्वेश्चन तो आपके साइंस के रहेंगे और 30 ही क्वेश्चन रहेंगे मैथ के, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कंप्लीट ये क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जब खुरबरे का मतलब खुदरे से है, फर्श पर रख के एक भारी बक्से को अल्प बल से धकेलने की कोशिश करते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है, क्यों? इसका रीजन देना है। तो हम इसका एक रीजन देंगे कि फर्श व बक्से की संपर्क सतह के बीच घर्षण बल आरोपित बल को संतुलित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन या तर्क है वो सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 82। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूछा गया था कि जब कोई मोटर कार तीव्र गति से किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम सीट की ओर फिसलते हैं। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि हमारे शरीर का जड़त्व के कारण हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है कि घर्षण बल क्या है, उसे 4 कथन दे रखे हैं, यानी कथन है, इनके बाद बताना है कि घर्षण बल से संबंधित कौन सा है। तो हम कहेंगे सदैव
जो गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, कौन सा, घर्षण बल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है? तो हम कहेंगे सदैव दो भिन्न वस्तुओं के विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये किसका है? न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है, यानी तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 85 में, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर m है और वेग v है तो इसका रेखीय संबंध क्या होगा? सिंपल है, p बराबर mv हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है। तो देखो, प्रबल अम्ल होता है एक तो KOH होता है, ठीक है, और प्रबल क्षार मान लें तो H2SO4 मान लें, ठीक है। तो अब बात करें KOH और H2SO4 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखो NH4Cl है, ये आपका दुर्बल क्षार है, ठीक है, और दुर्बल क्षार हो जाएगा, ठीक है। और CH3COONA है, ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा। और बाकी K2SO4 ये सही बैठेगा, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनने वाला लवण कौन सा होगा? K2SO4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का पूछा है तो वो होगा NO। ये तो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। N2 होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस बोलते हैं। और NO2 होता है नाइट्राइट। और NO3 होता है नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान क्रमांक होता है, तो सिंपल था, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, उनके योग को ही हम कहते हैं क्या, क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक। जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया है? 88। क्वेश्चन नंबर 89 है कि एक ही तत्व से निर्मित पदार्थ है। तो देखो, पीतल भी मिश्र धातु है, यानी दो चीज़ों से मिक्स करके बनाई जाती है। सो इस्पात है, पॉलीथीन भी। तो इस्पात जो ग्रेफाइट है ना, तो वो किस एक ही प्रकार से तत्व से निर्मित है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पदार्थ जो दहन द्वारा कार्बन का ऑक्साइड नहीं बनाता है वह कहलाता है, तो हम कहेंगे वो हीरा होगा। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। वायु में उपस्थित वह गैस जिसका प्रतिशत अधिकतम है, यानी 78% है, तो वो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा था कि इसमें से भौतिक परिवर्तन नहीं है तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर भौतिक नहीं है तो वो LPG का दहन है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। बाकी एग्जाम्पल हैं वो भौतिक परिवर्तन के हैं। क्वेश्चन नंबर है 93। देखो, बायोलॉजी अच्छे स्तर की पूछी थी इन्होंने। तो जैसे द्विबीजपत्री मूसला मूल का निर्माण होता है। मूसला मूल का मतलब होता है यहाँ से जो कह सकते हैं टैप रूट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी रेडिकल, यानी कैसे, मूलांकुरों से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये भी अच्छा था कि जो पुलिकाओं और गुच्छों में उत्पन्न होने वाले जो कंदल मूल होती है ना, कंदल मूल, जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं फेसिकुलेटेड रूट्स, तो ये किन में पाई जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन था। तो ये एस्पेरेगस में पाई जाती है। और इसके अलावा आपने देखा होगा डहनिया, डहनिया पादप का नाम, तो उसमें भी ये पाई जाती है, क्या कह सकते हैं, कंदल मूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 95 कि इसमें से कीट भक्षी पौधा बताना था। तो ये तो 2018 में भी रीड में पूछा था। तो घट पादप या इसे यूट्रिकुलेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 96, पर्ण विन्यास क्या होता है? जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं फाइलोटैक्सी क्या होता है? तो हम कहेंगे तना या शाखाओं पर पत्ते की व्यवस्था होती है ना, उसे ही बोलते हैं हम क्या, पर्ण विन्यास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जैसा कि 97 है। आपका 97 नंबर क्वेश्चन था, एक बरगद के पेड़ की शाखाओं का समर्थन करने वाली लटकती हुई जड़ों को क्या कहते हैं? तो हम उसे प्रॉप रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। जो लटकी हुई होती है बरगद पर, कह सकते हैं डालियों के रूप में नीचे की तरफ लटकी रहती है, उन्हें प्रॉप रूट्स बोलते हैं, ठीक है। जिसे हिंदी में अवस्तंभ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जल संबंधन पौधों को फिल इन द ब्लैंक्स में विकसित करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो हम इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से, यानी कह सकते हैं एक पोषक विलयन होता है, उसे ही बोलेंगे हम क्या, फिल इन द ब्लैंक्स में बनना था। तो जल संबंधित पौधों में एक पोषक जलीय विलयन विकसित करने की एक तकनीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण निम्न में से कौन सी प्रक्रिया स्ट्रोमा में होती है? ग्रेना में ना पूछ के उन्होंने स्ट्रेमा में पूछी है। तो इसमें शर्करा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पौधों के फ्लोएम ऊतक के माध्यम से भोजन के परिवहन को क्या बोलते हैं? हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं या स्थानांतरण बोलेंगे हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 था कि किसी गांव में एक स्कूल के रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन है, तो एक निर्देश बिंदु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये व्यवहारिक है, बोधगम्य क्वेश्चन है, खुद से ही बताना होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 से 2 है कि एक व्यक्ति है, बिंदु ए से प्रारंभ करके 2 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है और बी से वापस बिंदु ए पर लौट आता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। सिंपल है, विस्थापन शून्य हो जाएगा क्योंकि वापस लौट के वहीं पर आ गया। नेक्स्ट है कि चाल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का कोई यानी दो वस्तुओं उनके वेग समान कर दिए जाएं या समान रूप से परिवर्तित होते रहते हैं, तो प्रारंभिक वेग और यानी प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है, तो औसत वेग क्या होगा। तो हमको सिंपल है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बट्टे 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है वो कोई कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, तो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा। तो सिंपल है 2r हो जाएगा, यानी 2r हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ओडोमीटर के यंत्र किसे मापता है, सिंपल है दूरी को मापता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ये है कि पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि सुनाई देती है, ये क्योंकि यानी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनके अनुसार बताना है, इसका एक लॉजिक बताना है कि आप क्या कहोगे। तो हम कहेंगे जो प्रकाश की गति है वो ध्वनि की गति से तेज है, ऐसे बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पिंड यू से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, ठीक है, इससे ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, तो वो होगी आपकी अधिकतम, अगर ऊंचाई की बात करोगे ना, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और प्रारंभिक वेग यू मान लेते हैं, अधिकतम ऊंचाई पे जो डी आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी प्रारंभिक वेग का वर्ग बटे 2g। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, मान लीजिए कोई लड़का 12 मीटर प्रति की नियत चाल से चल रहे मैरी गो राउंड झूले, अगर ये पता होगा ना मैरी गो राउंड झूले, तभी इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज ये गलत हो सकता है। मैरी गो राउंड झूले पर सवारी कर रहा है, इससे ज्ञात है कि वो लड़का क्या कर रहा है, तो वो त्वरित गति में, यानी वो गति कर रहा है, उसे त्वरित परिवर्तन बार बार हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो वृत्तीय पथ की किसी बिंदु पर वेग की दिशा क्या होगी, तो उसकी अनुदिश हो जाएगी, यानी जो भी स्पर्श रेखा बनाओगे ना उसके अनुदिश हो जाएगी, तो उस बिंदु की स्पर्श रेखा के अनुदिश हो जाएगी। तो इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन थे साइंस के, ज़्यादा टफ तो नहीं थी साइंस, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे बनाए भी थे इसमें। ठीक है, कह सकते हैं रीड से तो अच्छे स्तर के थे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं राजस्थान की जो करंट जीके यानी जो सामान्य ज्ञान है, और प्रॉपरली जो राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर और जियोग्राफी है यानी जियोग्राफिकल, तो उसे भी हम देख लेते हैं, यानी इसके 40 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल दोनों में को मिला के। ठीक है, यानी प्रॉपरली राजस्थान जीके के तो 20 क्वेश्चन रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने अब तक क्या क्या सॉल्व कर लिया है ये साइंस मैथ के पेपर में। एक तो साइंस के क्वेश्चन सभी कर लिए हैं, साइंस मैथ के, बाल मनोविज्ञान कर लिया है, शैक्षिक मनोविज्ञान कर लिया। अब आपके 2 ऑप्शन बचते हैं, यानी 2 खंड, पहला और दूसरा। पहले खंड में विशेष राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान और करंट जीके पूछा जाएगा, और दूसरे खंड में प्रॉपरली राजस्थान जीके से संबंधित 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक ज्ञान होगा। ठीक है, चलो इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं किस टाइप के पूछे गए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर ये बना था खंड फर्स्ट से, यानी कह सकते हैं विशेष संदर्भ में राजस्थान जी के से संबंधित क्वेश्चन थे ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि राजस्थान जी की प्रॉपर ही पूछी जाए, लेकिन सामान्य ज्ञान पूछा गया है, जो चीज़ें घटते घटना चल रही है या कोई विशेष है तभी पूछा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ कह सकते हैं करंट जी के भी इसी खंड में आएगी, किससे, सेक्शन फर्स्ट में, इसमें 1 से 20 तक क्वेश्चन हो गए। तो देखो ये पहला क्वेश्चन बनाता है जो आंगनबाड़ी है वो एक किसका घटक है, तो सिंपल था समय के बाल विकास की सेवा का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये बनाता कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है, तो उस टाइम का ये करंट जी के था 2013 का। तो इन चीज़ों को तो छोड़ देते क्योंकि ये अब करंट में अब तो पूछी नहीं जा रही है। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जान लेने चाहिए वो देख लेते हैं। तो ये भी उस टाइम के करंट का जी के है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अच्छा है, गुरुद्वारा बुड्ढा, या जिसे इंग्लिश में तो बुड्ढा लिख रखा है, यानी बुड्ढा कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, बुड्ढा, ठीक है, जोहड़ किसके पास स्थित है, तो ये रायसिंह नगर के पास स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। आपका कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम है, तो जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरहड़ दरगाह, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। नेक्स्ट है कि राम सागर वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो सिंपल था ये धौलपुर में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग कब गठित किया गया था, तो ये आपका शायद 15 मई 1999 में किया गया था। ठीक है, 15 मई 1999, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ताप विद्युत मुख्य कच्ची सामग्री है,
तो ये कोयला से ही हम विद्युत ज़्यादातर बनाते हैं। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले ये संकट रहा था सभी के लिए, विशेषकर राजस्थान के लिए। आपने देखा होगा इसी से ताप विद्युत बनाई जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, यानी जो लास्ट, जो भी कह सकते हैं केंद्र में मोदी की सरकार आई थी ना, वो लास्ट क्षण था इसका, किसका, पंचवर्षीय योजना का, यानी 12 से 17 कह सकते हैं अवधि थी इसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना की। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो सिंपल है, घोड़ावड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो वो जय संहिता में किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता कितनी है राजस्थान की, तो राजस्थान की है यानी 67.06, ठीक है, यानी 67.06। बोर पहना जाता है, सिंपल था, माथे में पहना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, प्रेम नारायण माथुर थे, ठीक है। कजली तीज मनाई जाती है, ये बूंदी की फेमस है कजली तीज, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक पंचायती राज शुभारंभ कब किया गया था, यानी प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान का जो भौगोल है कि क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है, यानी कि फॉरेन कंट्री बतानी है, जैसे जर्मन है, कनाडा है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला है मालवा के राज भरथरी की तपोभूमि कहा जाता है, तो सिंपल था, ये अलवर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के खेलों के विकास के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च संस्था कौन सी है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये अब भी पूछा जा सकता है। राजस्थान का राज्य खेल परिषद है, वही सर्वोच्च संस्था है। किसी खिलाड़ी को राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो हम कहेंगे राजस्थान के अंदर एक महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है, एक ही बार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान था और करंट जी के था, ठीक है। अब आ जाते हैं यार जो प्रॉपरली राजस्थान जी के से संबंधित है क्वेश्चन, ये है, ठीक है। जैसे निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला घग्गर मैदान के भाग में आता है, तो ये श्री गंगानगर है, ठीक है, उत्तर राजस्थान की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है जामना काटोड़ा यानी कोटड़ा राजस्थान की किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो रॉक फॉस्फेट है, जो राजस्थान नंबर 1 है भारत में, 100% यही से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि भीलों का सवा माह तक चलने वाला यानी 40 दिनों तक चलने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो एक गबरी नृत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा बेसिन का बरुस्तर कहलाता है, तो वो गौड़वाड़ बेसिन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ई सही होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है मीरा ने अपने अंतिम समय किस स्थान पर बिताए थे, तो वो आपके वृंदावन में गुजारे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 1800 विद्रोह के पश्चात जो किस रियासत में तोपों की सलामी कम कर दी गई थी, तो शायद ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 27 है या 27 है, वो डिलीट किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये बनास नदी पर है। छप्पन का मैदान है वो बांसवाड़ा में है, ठीक है। नेक्स्ट है सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है, तो वैसे तो गोगा जी को पूजा जाता है, लेकिन इसमें गोगा जी है ही नहीं, तो हम तेजा जी को ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। पृथ्वीराज रासों की रचनाकार कौन से है, वो चंद्रवर्धा ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस नदी के किनारे पर जो कालीबंगा सभ्यता थी वो पाई गई थी, तो वो दृश्य द्वैती, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो मत्स्य संघ है उसके प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो सोवाराम कुमावत थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल की खेती के लिए होती है, तो बाजरा होता है सर्वाधिक, ठीक है। हरे कबूतर कौन सा उद्यान है, तो ये आपके सरिस्का अलवर में है। नेक्स्ट है कि नाली नस्ल किस पक्षी से संबंधित है, तो ये नाली नस्ल है वो आपकी भेड़ से संबंधित है, ठीक है। और मेवाड़ शासक का नाम किस शासनकाल में राज समुद्र का निर्णय या कह सकते हैं राज समुद्र का निर्माण हुआ था, तो वो राय सिंह द्वितीय के समय में, ठीक है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था, 1900 नहीं 1303 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा युग सही नहीं है, सभी सही है, लेकिन जो नवलखा है ये आपके चित्तौड़गढ़ में शायद पड़ता है, तो ये आपके ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, वैसे नवलखा झालना पाटन बोलते हैं, वहाँ पे संबंधित है, कोई मंदिर है, ठीक है। तो ये कोटा से संबंधित ना हुए, ये आपके झालना पाटन से संबंधित है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, जिसमें साक्षरता सर्वाधिक थी, तो वो आपका एक कोटा जिला था, ठीक है। तो इस प्रकार ये राजस्थान के 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और उसमें करंट जी के था, ये टोटल 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी ये कंप्लीट पेपर है,
ठीक है। तो इसमें जो राजस्थान जी के हो गया, आपका एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, साइंस और मैथ हो गया। इस प्रकार ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है। और बाकी ये आगे हम जैसे ये सॉल्व कर लिया है तो बाकी आपने देख लिए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं जो टेट हुआ था 2013 में, उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उन मैथ के क्वेश्चनों को करेंगे अपन, और आपको पता चलेगा क्या स्तर था, कैसे प्रश्न आए थे और उनका किस प्रकार से जवाब देना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे डेली बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 11 से, क्योंकि यहीं से हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 11 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि पिछले महीने सूरज ने 10,280 रुपये कमाए। इस महीने में उसकी कमाई 10% बढ़ गई, तो इस महीने उसने कितनी राशि कमाई। देखिए इससे पहले महीने की बात करें तो उसके पास थे 10,280 रुपये, ठीक है। इस महीने उसने 10% और कमा लिए, तो यानी 110 से हो गए ना, क्योंकि उसको लाभ ही तो हुआ है। बस इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो। इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पे आ जाएगा 10,308, 10,308, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 12 की तरफ। केवल 2 पुरुष या केवल 3 महिलाएं एक काम को 4 दिन में करती हैं, ठीक है। इस काम को एक महिला और एक पुरुष मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिएगा वो कह रहा है कि 2 पुरुष या केवल 3 महिलाएं 4 दिन में करती हैं। अगर 2 पुरुष को ले अपन तो कितने दिन में करेंगे। पुरुष मतलब मेल कर लेते हैं, वो कर रहे हैं 4 दिन में। या आ रहा है, इसका मतलब होता है गुणा करना है आपको, बराबर प्लस में नहीं करना है। और 2 फीमेल कितनी हो गई। देखिए 2 फीमेल भी कितने दिनों में कर रही है, 4 दिनों में। ये टोटल काम है। देखिए आदमी करेंगे तो टोटल काम ये है, औरत करेंगी तो टोटल काम ये है। सॉरी, ये 3 है यहाँ पे, ठीक है। ये टोटल काम हो गया। देखिए 4 से 4 कट गया। अब इसको अपन लिख लेंगे m/f। यहाँ ये 3 पहले से ही है, इस 2 को यहाँ ले आएंगे तो m है उसके सामने 3 आ गया, f है उसके सामने 2 आ गया। इसका मतलब ये इनकी क्या आ गई, एक दक्षता आ गई, इनकी एक क्षमता आ गई। अब हमको क्या निकालना है, टोटल काम। तो ये भी टोटल काम है, इससे भी निकाल सकते हैं आप, इससे भी टोटल काम निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो मैं m को ले रहा हूँ 3, m को अगर यहाँ पे मैं 3 रख दूंगा तो टोटल काम आ जाएगा। तो देखिएगा टोटल काम अपना आ गया, टोटल वर्क 2 गुणा, देखिए ये वाली 3 मैंने m की जगह पे रख दिया, गुणा 4। तो 4 × 12 12 दूनी 24, यानी 24 का आ गया अपना टोटल काम आ गया। अब वो कह रहा है कि यदि एक आदमी और एक औरत करे तो ये काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए एक आदमी, ये m है, ये f है, इसके सामने कुछ नहीं है तो ये 1 हो गए। दोनों मिलकर करें तो मतलब दोनों को प्लस करना है, तो ये 5 आ गया। दोनों मिलकर करें तो कितने दिनों में कार्य होगा। आपको पता है कि इस प्रकार से जब टाइम निकाला जाता है तो ऊपर टोटल कार्य लिखा जाता है, नीचे उनकी दक्षता लिखी जाती है। तो ये टोटल कार्य पहले से ही मैंने निकाल लिया है, ये इनकी दक्षता है, इसका 5 का दे देंगे इसमें भाग। लेकिन यही आंसर दिया है तो यही आ जाएगा। इसका आंसर है 24/5, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 13, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 13 कह रहा है कि यदि 6, 7, 9 और x का समांतर माध्य 10 है तो x का मान क्या है। आपको पता होगा कि जो समांतर माध्य होता है उसका फॉर्मूला होता है कि राशियों का योग, ठीक है, जो भी आपके पास राशियां हैं, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब देखिए उसने समांतर माध्य आपको पहले से ही दिया है 10, ठीक है, ये रख लिया आपने यहाँ पे। राशियों का योग जो उसने दिया है उसका योग करना है आपको, तो 6 + 7 + 9 + x। अब ये है कितनी, 1 2 3 4, 4 नीचे रख दो। यहाँ पे इसमें बच गुणा कर देंगे, इन दोनों को, इन सबको जोड़ दो। तो 6 और 7 हो गया 13, 13 और 9 हो गया 22। तो ये हो गया 22 + x, और जब 4 से 10 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो मैं लिख देता हूँ 22 + x = 40, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 40 - 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 18। x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 18। तो वही पूछ रहा है वो कि x का मान क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है कि वह राशि क्या होगी जिस पर 3.5% ब्याज दर से 8 वर्षों में मिश्र धन है वो 3,000
72 हो जाएगा। आपको मिश्रधन निकालना है कि मिश्रधन क्या हो, सॉरी मिश्रधन दिया है तो आपको मूलधन निकाल। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। कुछ नहीं करना है, वैसे आपको पता होगा कि साधारण ब्याज एसआई का फॉर्मूला होता है PTR/100। तो ऐसा ही आपको पता है, मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन मूलधन आप अपने मन से मान सकते हैं, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा दें, ये ब्याज आ जाएगा। PTR/100 आपको लिखना है। ये मतलब करेंगे पूरी विधि से तो बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन अपन करेंगे ऑप्शन चेक से, ठीक है। अपन ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन हमेशा पीछे से चेक करने चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। मान लीजिए मैं आप ऐसे मान के चलता हूं कि अगर जो मूलधन है, अगर वो मूलधन 2300 रुपये हो, ठीक है। इस पे देखिए PTR/100 आप जानते होंगे, एसआई का फॉर्मूला होता है। अगर मूलधन ये है तो टी टाइम कितना है, टाइम उसने दिया है 8 वर्ष, दर दिया है उसने 3.5% बट्टे 100। यहाँ पॉइंट हटाया, ये जीरो बढ़ गया, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इससे आप काट लो 5 दूनी 10 और 5 से ये 7 बार कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया। इनका गुणा किया तो ये 28 आ गया। जब 28 का आप 23 से गुणा करेंगे, देखिएगा आपको 28 को जब 23 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 3144। ये आ रहा है 3144। आपको पता होगा 3144 है वो हमारा ऑप्शन नहीं है, हमारा है वो मिश्रधन आना चाहिए, वो आना चाहिए 3072। तो ये ऑप्शन नंबर 4 तो गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, यानी तीसरे नंबर पे, ये डी था। अब ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे तो देखिएगा, मान लीजिए कि हमारा मूलधन है वो 2400 है, ठीक है। वही दिया है 8 वर्ष है, 3.5 टाइम है, और वो मैंने नीचे लिख दिया सूत्र से PTR/100। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया मैंने, 2 जीरो से यहाँ पे भी 2 जीरो गई, वही द्वारा से काटेंगे, 5 से इसको काट दिया 7 बार, इससे 5 काट दिया 2 बार, इससे 2 को काट दिया 4 बार, तो यहाँ पे 7 चौक 28 हो गए। तो यहाँ पे आपको 24 गुणा 28 करना है। जब आप 24 गुणा 28 करेंगे तो देखिएगा 8 चौक 32, 2 और 8 से किया तो 8 2 10 12 15, मतलब टोटल करके ये आ जाएगा अपना 3072, ठीक है। तो 3072 ही हमारा मिश्रधन होना चाहिए, वही उसने दिया है कि 3072 मिश्रधन हो जाता है। अगर मिश्रधन इस मूलधन से 2400 से 3072 हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका मूलधन कितना होना चाहिए था, 2400 रुपये। आप उल्टा कर रहे, सीधा कर लो, कैसे भी कर लो, आपका आंसर आना चाहिए। करने को यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ता, तो इसलिए मैं ऑप्शन चेक से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 है, देखिएगा कि एक आयत की लंबाई 150 सेमी है और चौड़ाई 1 मीटर है, तो उसकी परिमिति है। परिमिति आपको पता होगा, परिमिति कहते हैं अपन परिधि को, ठीक है। अपन परिधि को ही परिमिति कह सकते हैं। उसने कहा क्या है कि आयत है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि एक आयत होता है, उसकी परिमिति का मतलब होता है उसका मतलब परिमाप, ठीक है। ऐसे आप पता लगा सकते हैं, इसका मतलब आपको उसका परिमाप ज्ञात करना है, और आपको पता होगा परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है एक आयत के लिए। देखिए उसने लंबाई दी है, वो दी है 150, और अगर चौड़ाई की बात की जाए मीटर, और चौड़ाई की बात की जाए तो वो दी है 100 मीटर, सॉरी 150 सेमी है ये, और जो 1 है वो मीटर है, ठीक है। ये यहाँ पे 1 मीटर दिया है। तो आपका आंसर किस में आ रहा है, आंसर आ रहा है मीटर में, तो सबको मीटर में ही चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करेंगे तो ये 1.5 मीटर हो जाएगा, और ये 1 मीटर पहले से है ही। तो आपको क्या करना है, परिमिति यानी परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आयत का, बस आपको यही ज्ञात करना है। ये होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए 2 लंबाई की जगह पे मैंने क्या रख दिया 1.5, प्लस चौड़ाई की जगह पे मैंने रख दिया 1, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 2 गुणा 2.5। जब इनका आपस में अपन गुणा करेंगे 2.5 का 2 का, तो ये आ जाएगा 5 मीटर। या ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, 5 मीटर अपना आंसर आ रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए परिमिति कहते हैं उसको, परिधि कहते हैं उसी को परिमाप कहते हैं। एक आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। उसने लंबाई दिया है, बस उसको मीटर में चेंज कर लिया, यहाँ चौड़ाई उसने दे ही रखी है, बस मैंने फॉर्मूला लगाया है, मार रखा है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात
5 है तो उनका एलसीएम 60 है, उनका एचसीएफ क्या होगा? पहले आपको जो भी पता है उसको रखिए। उसने कहा है कि संख्याओं का अनुपात है वो 4:5 है। मान लीजिए अपन तो मैथ के हैं तो सारा अनुपात मान सकते हैं ना, तो सारा अनुपात मान लीजिए x है, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएंगी? 4x, दूसरी हो जाएगी 5x। वो कह रहा है कि उसका एलसीएम दे रखा है। अब देखिए उसने एलसीएम दे रखा है, अब आप अपने मन से एलसीएम निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम? तो इसी प्रकार से तो निकालते हैं। तो पहले 4, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ पे 5x बचा, फिर 5 का दे देंगे तो यहाँ x, यहाँ x बचा, फिर क्या करेंगे? फिर x का दे देंगे तो यहाँ पे 1 और 1, जब तक 1 1 नहीं आ जाता जब तक करते रहते हैं। इन सब का आप गुणा कर लेंगे तो इन दोनों का, तीनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुणा 5 गुणा x, यानी मतलब 20x। वही उसने दिया है, हमारे अनुसार आ रहा है एलसीएम 20x, लेकिन उसने दिया है 60। तो x का मान कितना आ गया? यहाँ से x का मान आ गया 3। देखिए x का मान 3 आते ही आपको पता चल गया कि संख्या क्या होंगी। तो संख्या होंगी, देखिए ये संख्या है 4x और 5x, यानी 4x मतलब हो गया 4 गुणा 3 यानी 12, और 5x मतलब 5 गुणा 3 यानी 15। हमारी ये दो संख्या होंगी। अब वो हमको एचसीएफ पूछ रहा है। सिंपल है, आपको पता होगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इस प्रकार से निकालते हैं, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता जब तक करते रहते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 12 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। और 15 को क्या लिख सकते हैं अपन? देखिएगा 15 को अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 5। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? 3। देखिएगा 3 दोनों में कॉमन है, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा अपना 3। और देखिए 3 कौन से ऑप्शन में है? तो 3 है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, सिर्फ अनुपात में संख्या दे रखी है, मैंने सारा अनुपात अपने मन से मान लिया है। दोनों संख्या लिख दी है, मैंने उनका एलसीएम निकाल लिया है। हमारे अनुसार 20x आया है एलसीएम, उसके अनुसार 60 है। बस आपस में दोनों को बराबर कर दिया है तो x का मान आ गया। x का मान आते ही हमारे पास दोनों संख्याएं मिल गई हमको। बस उन्हीं संख्याओं से दोनों संख्या निकाल ली और संख्या से हमने क्या किया? एचसीएफ निकाल लिया। जैसे अपन करते हैं उसी तरीके से किया है, मैंने कोई भी तरीका ज़्यादा बड़ा नहीं लगाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 4536 की राशि 4 पुरुषों में, 5 महिलाओं और 2 लड़कों में बांटी जाती है। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात है वो 7:4:3 है। एक महिला का हिस्सा क्या है? देखिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे पुरुष कितने हैं, यानी मेल कितने हैं? तो 4 हैं। फीमेल कितनी है? तो फीमेल है अपनी 5, और बॉयज़ कितने हैं? तो बॉयज़ हैं अपने 2। अब वो कह रहा है कि हिस्सों का अनुपात। देखिए हिस्से, अब जिनको जो पैसे उनको मिले हैं उनका हिस्से का अनुपात क्या है? अनुपात उसने दे रखा है 7, 4 और 2। देखिएगा ये 4 हैं, इनको किस अनुपात में मिला है? 7 में। ये फीमेल है वो 5 है, तो इनको किस अनुपात में मिला है? हिस्सा 4 में। और जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, उनको अनुपात में किस में मिला है? 2 में। तो इनका आपस में क्या कर लेंगे? गुणा। जब इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा? वो आ जाएगा हमारे टोटल रुपए, ठीक है। इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो इसका किया तो 28 आ गया, ठीक है। इसका करेंगे तो ये 20 आ गया, और इसका करेंगे तो 6 आ गया। इन सबको टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 54। अब हम उसने 54 कह रखा है कि ये हमारे अनुसार आया है। जो टोटल वैल्यू है, जो उनको पैसे मिले हैं, वो हमारे अनुसार कितने आए हैं? 54। लेकिन ये बात सही तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो अनुपात दे रखा है और अनुपात में ही हमने इनको आपस में गुणा करके और इसको टोटल वैल्यू निकाल लिए पैसों की। लेकिन उसने कितना दे रखा है? उसने दे रखा है 4536, इसी का मान दे रखा है। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 4536/54, ठीक है। इसको काटेंगे अपन 54 से, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 168, ठीक है। 168 आ गया। अब वो क्या कह रहा है? देखिएगा ये एक का मान 168 है, ठीक है। लेकिन वो हमसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक महिला का हिस्सा क्या है। देखिएगा एक महिला, अकेली महिला की बात की जाए तो महिला का हिस्सा क्या होगा? सॉरी, इसका मान आएगा, इसको जब इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 89, ठीक है। ये 89 एक का है, ठीक है। किसका है? एक अनुपात का है। लेकिन हमसे वो पूछ रहा है कि महिलाओं की बात,
तो देखिए महिलाएं कितनी हैं आपको ये देखना पड़ेगा। अगर वो महिला का अनुपात पूछ रहा है, एक महिला का हिस्सा क्या होगा, लेकिन हमारे पास महिलाएं कितनी हैं, 5 महिलाएं हैं, लेकिन उनका अनुपात क्या है। देखिए हिस्से के लिए हिस्से का अनुपात चाहिए। ये एक के हिस्से अगर सभी लोग मिलकर काम करते हो तो उसमें से एक का जो हिस्सा है वो कितना है, 89 है। तो फिर जो 5 महिलाएं हैं उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। देखिए हिस्से का अनुपात जब महिला की बात की जाए तो वो कितना है, 4 है। तो इसको कर देंगे 4 से गुणा, और इसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 336, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 18 की बात करें तो देखिएगा, प्रणव के वार्षिक वेतन का 25% सूर्या के वार्षिक वेतन के 80% के समान है। सूर्या का मासिक वेतन धीरू के मासिक वेतन का 40% है। धीरू का मासिक वेतन 6 लाख है, तो प्रणव का मासिक वेतन क्या होगा। तो देखिएगा उसने जो दे रखा है, प्रणव का मासिक वेतन है उसका 25% अगर निकाला जाए, ठीक है, सॉरी वार्षिक है तो इसको मासिक में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वार्षिक से करें तो उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो ठीक है बना रहने थे। इसका करते हैं 25%, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, जो सूर्य है उसके 80% के बराबर है, ठीक है। इससे इसको काट दिया, ठीक है, इसको सॉरी अपन नीचे से भी काट सकते हैं इन सबको। तो P/S आ गया अपना 80/25। जब इनको आपस में काटेंगे तो ये आ जाएगा 16/5, ठीक है। ये यहाँ तक कर लिया। आगे उसने कह रखा है कि सूर्या का मासिक वेतन है वो धीरू के मासिक वेतन का 40% है, ठीक है। जो सूर्या का मासिक वेतन है वो धीरू का जो मासिक वेतन है ना उसका कितना है, 40/100 है। देखिएगा हमने ये जो निकाला है वो निकाला है वार्षिक, लेकिन ये क्या है, ये हमने निकाला है वो है मासिक। तो यहाँ से वार्षिक के लिए देखिए, वार्षिक के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ भी 12 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी 12 का गुणा कर देंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ से S/D, मैं D को नीचे ले आया तो 4/10, इसको काट लेंगे तो ये 2/5, यानी इनका अनुपात आ गया वो आ गया 2/5 या फिर 2:5। देखिएगा अब देखो यहाँ पे P/S, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P/S, ठीक है। और देखिए सब मिटा के रख देता हूँ S/D, यहाँ पे आ जाएगा 2/5। यहाँ पे देखिएगा आप जो S है वो कितना है, 5 है यहाँ पे, और P कितना है, 16 है। यहाँ पे S है वो 2 है, लेकिन D कितना है, 5 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, S को करना पड़ेगा बराबर, ठीक है। या तो S को कर लो या P को कर लो, मतलब एक ऐसी चीज़ को बराबर करना है जो को अनुपात को बराबर बना दे। जैसे या फिर हम इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको क्या दे रखा है, S/D है वो 2/5 है। यहाँ से आगे हमको दे रखा है कि जो धीरू है का वार्षिक वेतन है वो 6 लाख है। देखिए धीरू का वार्षिक वेतन कितना है, 6 लाख है। तो ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसका बच गुणा करके यहाँ पे D, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 6 लाख लिख देंगे, ये 6 लाख लिख दिया। ये S का मान आ गया। अब S के मान को उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे, जिससे हमारा P का यानी प्रणव का मान आ जाएगा। देखिए P का मान कैसे निकालेंगे, P बराबर इस S को यहाँ पहुँचा देंगे तो 16/5 गुणा S। लेकिन S का मान क्या है, ये रहा, S का मान क्या है 2/5 गुणा 6। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखिएगा P का मान है वो 2/5 गुणा 6 गुणा 16/5, ठीक है। ये 16/5 कहाँ से आया, मैंने आपको बताया अभी, ये आया है यहाँ से, ठीक है। 16/5 आ गया, लेकिन थोड़ा सा अपन को और दिमाग लगाना है। ये जो हम निकाल रहे हैं अभी तक हमने जो भी निकाला है वो वार्षिक है, लेकिन यहाँ पे हमने निकाला था वो मासिक था। लेकिन इस मासिक को हम वार्षिक बनाने के लिए इसमें 1/12 का भाग दे देंगे, ठीक है। जब इन सबको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना लगभग ठीक है, और नीचे इस 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। इससे इसको काटेंगे जब हम, तो ये हमारा टोटल निकल के आ जाएगा 64,000, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर D दे रखा है। तो जो प्रणव का वेतन है, मासिक वेतन है, वो कितना है, वो है 64,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D अपना आंसर
हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 से देखिएगा, निम्न में से किस संख्या को 99 से पूर्ण रूप से विभाजित किया जा सकता है। देखिए 99 से पूर्ण विभाजित करना है तो 99 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 9 गुणा 11। 9 का आपको रूल पता होगा, जब संख्याओं का योग हो 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित होती है। और 11 का रूल होता है, या तो आप ऐसा करो जो भी संख्या है उसके सम स्थान के जो भी अंक हैं उनका योग करके जो विषम स्थान के अंक हैं उनको अगर माइनस कर देंगे तो बराबर में 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अगर ऐसा कोई संख्या आती है तो 11 से भी पूर्ण विभाजित होती है। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, देखिएगा संख्या दे रखी है, देखिएगा ऑप्शन पहले से ही अपन करते हैं। तो 1 1 4 3 4 5, ठीक है। हमको देखना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है। 9 गुणा 11 99 है, तो जो 9 से विभाजित होगी वही 3 का नियम होता है, वही 9 का नियम होता है, ठीक है। उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो देखिएगा अपन इसको देखते हैं। तो 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 4, अगर 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13, और 13 में अगर अपन 5 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 18। और 18 वो 9 से विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित होता है, इसलिए संख्या 9 से तो विभाजित है। अब हमको देखना है कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था सम संख्या के स्थानों के योग है वो विषम संख्या के जो भी नंबर है संख्या है उसको माइनस कर देंगे। तो देखिएगा ये दोनों विषम हो गई, ये दोनों विषम हो गई। सम कौन सी हो गई, ये इसके साथ सम हो गई, इसके साथ सम हो गई। तो 1 + 4 + 4 में से हम माइनस कर देंगे 1 + 3 + 5 को। देखिएगा ये टोटल आ रहा है 9 और ये भी टोटल आ रहा है 9। 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। तो मैंने आपको बताया था या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी वो 11 से विभाजित होता है इस प्रकार से संख्या घटाने से। तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से भी पूर्ण विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 से देखिएगा, 903 गुणा 903 प्लस 903 गुणा 194 प्लस 97 गुणा 97 को सरल मान करना है। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए। देखिएगा उसने क्या दे रखा है, 903 गुणा 903, सॉरी प्लस है ये, सॉरी हाँ गुणा ही है ये, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। 194 903 गुणा 194 प्लस 97 गुणा 97। अगर आपको ध्यान से देख रहे हो तो ए इसको ए मान सकते हैं तो इसको भी में ए मान सकते हैं, ठीक है। इसको ए मान लो आप, ठीक है। इसको बी मान लो, दोनों को बी मान लो, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 194 कब आ सकता है, जब 97 में 2 का गुणा कर दें तो 194 आ सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमको 2b दे रखा है। और आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूँ, a + b का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, a² + 2ab + b², वही दे रखा है। देखिए इसकी जगह पे आप a² लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप b² लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन के ये आ रहा है। इसका मतलब इसको अपन को इस फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, 903 + 97, जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1000 और उसी का आपको स्क्वायर करना है और यही आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ये वाला, अगर ये नहीं होगा तो करने में दिक्कत होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 21 से देखिएगा कि एक समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग जिसका प्रथम पद 2 है तथा सारवंत 4 है होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको दे रखा है पद कितने हैं, 40। योग निकालना है आपको 40 पदों का, जिसमें आपको प्रथम पद यानी ए दे रखा है 2, सारवंतर यानी डी दे रखा है उसने 4। आप पे ये फॉर्मूला आना चाहिए योग निकालने का। s बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। आपको फॉर्मूला आएगा जब ही क्वेश्चन हो पाएगा। तो 40/2 2 गुणा 2 प्लस n की जगह पे 40 लिखना है तो 40 - 1 गुणा d की जगह पे 4। सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इससे इसको काटेंगे तो 20, इस दोनों का गुणा करेंगे तो 4 प्लस ये 39 आ गया, ये 39 से आपको 4 का गुणा करना है, ठीक है। ये 20 आ गया, ठीक है। ये गुणा लगा दिया मैंने, इस ब्रैकेट को खोलते हैं। देखिए इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 156, ठीक है।
और 156 में अगर 4 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 160। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 160 लिख सकते हैं। और 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 3200। और 3200 ही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पद कितने हैं? 40 है। प्रथम पद है 2, सार्वंतर है 4, और ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए। सिर्फ उसके बाद तो कैलकुलेशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 122 कह रहा है कि रेहान ने 54,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, ठीक है। उसने इसमें 8% पर नुकसान पर बेचा, ठीक है। उस धन को उसने फिर से बाइक खरीदी और 10% लाभ पर बेची। उसे कुल लाभ या हानि आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले उसको जो रुपए हैं उस पर 8% का नुकसान हुआ है। तो ये आपको दे रखे हैं 54,000 रुपये, 8% का नुकसान हो गया तो ये हो गया। अब उसके पास जो पैसे बचे हैं 54,000 का कितना बचा है? उसके पास 52%। अब वो कह रहा है कि ये जो पैसे हैं उससे उसने दोबारा से बाइक ली और उस बाइक पे उसको क्या हो गया? 10% का लाभ। तो इस पूरी धनराशि पे उसको 10% का लाभ हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इससे इसको काट देते हैं, 1 2 3, ये 3 जीरो हैं तो इनसे इसको काट देते हैं, ठीक है। अब करते हैं अपन मल्टीप्लाई। तो 54 गुणा 92, 54 गुणा 92 करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 801 गुणा 684, 8694। इससे गुणा करना है अपन को 11 का। तो सिंपल है, यही संख्या सिर्फ 2 बार लिख देनी है। 4968 गुणा 8694, इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 54,648, ठीक है। हमारे पास ये क्या आ गया? ये लास्ट में आ गया उसके पास, जब उसको 10% का लाभ हुआ है, ठीक है। लेकिन पहले स्टार्टिंग में उसके पास कितना था? इतना। तो इसमें से जब इसको घटा देंगे तो आपके पास लाभ आ जाएगा, जो भी शुद्ध लाभ होगा। तो इसमें से 54,000 को आप घटा दिए तो ये आ जाएगा 648 रुपये। यानी उसको कितने का लाभ हुआ? 648 रुपये का लाभ हुआ, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है 123। क्वेश्चन 123 क्या कह रहा है? देखिएगा कि 520 का 26% माइनस 250 का 40% बराबर है क्वेश्चन मार्क -84। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा 520 है, ठीक है। उसका क्या है? 26%। आपको लिखना आना चाहिए सबसे पहले कि किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। लिखते हैं 40/100, यहाँ आप x मान लीजिए -84। सिर्फ आपको सॉल्व करना है, इसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, दिमाग नहीं लगाना। देखिएगा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। ये 13, ये 50, इसको काटेंगे तो ये 23 और ये 50। आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में से अगर कॉमन लिया जाए तो 1/50 दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। 1/50 को इसमें डायरेक्ट गुणा कर देंगे, बच गुणा, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ एक बार। 520 सब में से कॉमन ले लिया मैंने, 1/50 गुणा 13 माइनस 250 गुणा 23 बराबर x -84। ये 1/50 है, मैंने इसको इधर गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये 50 हो गया, ठीक है, सिर्फ गुणा हो गया। इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिएगा ये आ जाएगा अपना 6,760 माइनस 23 का इससे गुणा करूंगा तो 23 ये आ जाएगा 5,750, ठीक है। 50 का इससे गुणा किया तो 50x माइनस 84 गुणा 50 करूंगा मैं तो ये आ जाएगा 4200, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है और फिर इसको इधर लाना है। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1010, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 4200 हो गया प्लस का, ये हो गया यहाँ पे 50x। यहाँ से हमको x का मान निकालना है, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5,210, ये आ गया अपना 5,210 बराबर 50x। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। इसको इसके नीचे डाल देंगे 50 को, और जब 50 का इसमें भाग देंगे तो देखिएगा 52 1 से 10, देखिएगा 50 एक बार गया, 50 2 नहीं जा रहा, 1 0 4 210
0.02 104 आएगा। x का मान आ गया यहाँ पे 104.2। ठीक है, और वही हमसे पूछ रहा था कि x का मान कितना है। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 124। देखिएगा, क्वेश्चन 124 कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या वो 45,000 थी। पहले वर्ष में वो 12% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 15% घटी। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या थी? तो देखिएगा, ये 45,000 जनसंख्या है। पहले वर्ष अगर आपको देखी जाए तो 12% बढ़ी, यानी 1 से 12 हो गया। और दूसरे वर्ष की बात की जाए तो 15% घटी। 15% घटी यानी 85 हो गई। सिर्फ आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है। इन जीरो से इन जीरो को काट दो, इससे इसको काट दो। ये 85, 17, ये 2, सॉरी हाँ 5 दूनी 10, ये इससे इसको काट दो। ये अपना आ जाएगा टोटल मिला के 42,840 जो कि अपना बी ऑप्शन दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेमी है और 10 सेमी है। इसकी भुजा, आपको पता होगा एक समचतुर्भुज क्या होता है। एक समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, आपस में बराबर हों। ठीक है, मान लीजिए एक समचतुर्भुज है, इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। अब वो विकर्ण के मान दे रखे हैं, उसने 2 विकर्णों के मान दे दिए हैं आपको। देखिएगा, एक विकर्ण है वो 24 सेमी का है, ये यहाँ से यहाँ तक है वो 24 का है। ठीक है, और ये वाला है पूरा, ये वाला वो दे रखा है उसने 10 सेमी का, यानी ये पूरा है वो 10 सेमी का दे रखा। आपको पता होगा समचतुर्भुज है वो इस बिंदु पर 90 डिग्री पे तो कट करते हैं और आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो आपको पता होगा जब ये 10 की है पूरी तो ये कितने की हो जाएगी, 5 की। और ये जब 24 की है तो ये कितनी हो जाएगी, 12 की। क्योंकि ये 90 पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये वाला, जब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये इसके लिए आधार हो गया, ये इसके लिए क्या हो गया, ऊंचाई हो गई यानी लंब हो गया। तो ये इसके लिए क्या हो गया, कर्ण हो गया। पाइथागोरस लगा देंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भुजा कितनी आ गई हमारे पास, 13 आ गई, जो कि दे रखी है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको लॉजिक पता होना चाहिए, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 126 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है कि एक चतुर्भुज के 3 कोणों के बीच क्रमशः 1:6:2 है। ठीक है, कोणों में जो अनुपात है वो इस प्रकार है। चौथे कोण का मान है वो 45 दे रखा है उसने, 45 डिग्री। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर देखना है आपको। जो सबसे बड़ा कोण आएगा और सबसे छोटा कोण आएगा। आपको पता होगा कि जो चतुर्भुज होता है उसके सभी कोणों का मान होता है 360। ये अनुपात दे रखा है तो सार्व अनुपात अपनी मर्जी से x मान लीजिए और इनसे आपस में गुणा कर दीजिए। तो इसका मान आ जाएगा x प्लस इसका मान आ जाएगा 6x प्लस इसका मान आ जाएगा 2x। अगर इसमें 45 डिग्री जोड़ देते हैं और 360 के बराबर रख देते हैं तो ये चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग है वो 360 होता है। यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ गया 9x प्लस 45 बराबर 360। यहाँ इसको इधर ले जाएंगे तो 9x बराबर 360 माइनस 45। 360 में से जब अपन 45 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 315। इसमें 9x है तो इसमें 9 का दे देंगे भाग। इससे इसको काटेंगे तो 9 × 27 और 9 × 5 45 है। ये आ गया 35, यानी x का मान आ गया अपना 35। तो देखिएगा इसका मतलब ये सभी कोण है उनको हम सभी को निकाल सकते हैं। ये कोण है वो कितने का हो गया, 35 का। ये कितने का हो गया, इससे 35 को गुणा कर देंगे। 6 से जब 35 को गुणा करें तो ये 210 हो जाएगा और इससे गुणा करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। और एक है वो 45 डिग्री दिया है। तो देखिए सबसे छोटा कोण कौन सा है, 35 है। सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 210 है। तो जब हम 210 में से अगर 35 घटा देंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 175। वही उसने पूछा है ऑप्शन नंबर सी में
दिया दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। वो यही कह रहा था कि सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का हमको अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 है कि एक संख्या का 53% 26 के वर्ग से 358 कम है, उस संख्या के 23% के 3/4 का मूल कितना होगा। मान लीजिए कि वो जो कह रहा है वो संख्या है वो x है, उसका 53% यानी 53/100 है, वो क्या है 26 के वर्ग से कितना कम है 358। आप पे अगर ये क्वेश्चन बनानी आ गई फिर तो सिर्फ सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है यहाँ से। ठीक है, इसका जब करेंगे तो आपको पता होगा 676 होता है, इसमें से आपको 358 को घटाना है तो ये आ जाएगा 318। ठीक है, ये हमारा चल रहा है x गुणा 53/100। ठीक है, यहाँ पर बज्र गुणा कर देंगे तो 318 गुणा 100 बट्टे 53 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, बज्र गुणा करके 53 से जब हम इसे काटेंगे, देखिएगा तो ये कट जाएगा 6 बार। ठीक है, इससे गुणा करें तो ये 600 आ जाएगा। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी वो हमसे और आगे क्या कह रहा है, अभी वो हमसे कह रहा है कि 3/4 का मूल्य कितना है, यानी उस संख्या के 23% के 3/4, इस संख्या का 23% का 3/4 यानी 600 का 23% का भी क्या 3/4, ये सॉल्व करना है आपको। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 2, यहाँ से 3, 3 का 3 से गुणा किया तो 9, और 9 का जब 23 से करेंगे गुणा, ठीक है, उसमें दे देंगे 2 का भाग, तो ये आ जाएगा अपना 103.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सॉल्व करना था। उसने जो पहले इक्वेशन बोली है उसको लिखना है, द्वारा से जो अपना मान आ गया उसका अपन को 23% का 3/4 निकालना है, जो कि 103.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 है, देखिएगा कि रूट 16 की पावर 3 प्लस रूट 256 की पावर 5 भागित 64 का स्क्वायर है, और उसके बाद 4 के ऊपर आपको बतानी है कि कितनी घात लगेगी। मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिएगा इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर 4 गुणा 4 लिखा जाए, 4 गुणा अगर 4 लिखा जाए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे 16, और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार हम 4 गुणा 4 3 बार कर दें तो वो होता है 64, और जिसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। फिर होता है 4 गुणा 4 यानी 4 बार कर दें तो वो हो जाएगा 256, जिसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4। इतना पता है, बस यही सॉल्व करना है। यानी सीधी बात है कि यहाँ पे 64 है, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3। ठीक है, तो देखिएगा 4 की पावर, देखिए यानी 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर 2। ठीक है, इस पे रूट पहले से ही लग रहा है तो रूट से ये 2 कट जाएगी, आपको पता होगा। तो यहाँ क्या बचा 4, इसकी पावर कितनी है 3। इसी प्रकार से यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन 4 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है 5, और नीचे क्या लिखेंगे अपन 4 की पावर 3, जिसकी पावर कितनी है 2। सिर्फ ये टर्म आपको सॉल्व करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। देखिएगा 4 की पावर 3 गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे 4 की पावर 10 हो जाएगा, और यहाँ इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 4 की पावर 6 हो जाएगा। इन दोनों का जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 4 की पावर 13 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 4 की पावर 6 पहले से है, जब ये ऊपर जाएगा तो 13 में से 6 माइनस हो जाएगा, यानी 4 की पावर आ जाएगा, वो आ जाएगा 7। और वही वो कह रहा है कि 4 की पावर अगर x है सामने तो इस x का मान कितना होगा, तो इस x का मान हो जाएगा 7।
सिंपल है, सिर्फ आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ये चीज़ें आनी चाहिए और इस प्रकार से थोड़ा लिखना भी मैनेज करके आना चाहिए, उससे आपके सभी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। अगर आपको याद हो, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, ये a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और नीचे बन रहा है अपना a इंटू बी। अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद है कि इस फॉर्मूला का सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका आता है 4। अगर आपको नहीं पता है तो सॉल्व करके देते हैं। इसका खोलते कैसे हैं, देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर को, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको कैसे खोलेंगे, a स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यहाँ से a भी नीचे लिख देंगे, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है, माइनस चिन्ह आने से सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया माइनस का, ये भी हो गया माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। उसके नीचे ये लिख देंगे, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये आपस में कट गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये भी आपस में कट गया, ये दोनों प्लस के हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 4ab, नीचे ab पहले से ही है, तो ab से ab कट गया, तो ये आ जाएगा 4। मैंने आपको बताया था इसका आंसर डायरेक्ट 4 आता है, अगर आपको पता होता तो जल्दी आंसर आ सकता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि गोपी तथा अजय की वर्तमान आयु का अनुपात है वो 2:4 है, ठीक है। जो उनकी आयु है उनका अनुपात है वो 2:4 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वो तथा आयु का योग है वो 60 है, और 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 20 वर्ष बाद, ठीक है, 20 वर्ष बाद पूछ रहा है, और दोनों का टोटल बता रहा है 60। तो देखिएगा, गोपी लिख लिया, ठीक है, और नीचे मैंने लिख लिया अजय को, ठीक है। ये 2:4 दिया है, इसको हम 1:2 भी लिख सकते हैं। इन दोनों की आयु का जो योग है वो 3 है, वो कितना दे रखा है 60, हमारे अनुसार 3 है, उसके अनुसार 60 दे रखा है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो इसका मतलब है इन दोनों से जब इस संख्या को गुणा कर देंगे तो वो इनकी आयु आ जाएगी। देखिए, गोपी की आयु कितनी है, तो गोपी की आयु है 2 गुणा 20, ठीक है, 2 गुणा 20 ये गोपी की आयु है, यानी 40 वर्ष की है। अजय की बात की जाए तो वो है 4 गुणा 20 यानी 80 साल का है अजय। अब वो कह रहा है कि 20 साल बाद इनकी उम्र क्या हो जाएगी, तो 20 इसमें जोड़ दो, 20 इसमें जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 100। अब वो कह रहा है कि दोनों की आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो G अनुपात A अगर करें तो ये हो जाएगा 60:100, ठीक है, 60:100। 0 से 0 ये आ जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो, यानी 2 से काट देंगे तो 3:5, यानी 20 वर्ष जो बाद उनकी जो आयु का अनुपात होगा वो होगा 3:5, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131 को देखते हैं। देखिएगा, 131 क्वेश्चन नंबर कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 131 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 4 का तृतीय अनुपात, 2 और 4 का अपन को तृतीय अनुपात निकालना है कि तृतीय अनुपात क्या होगा 2 और 4 का। तो देखिएगा, 2 और 4 का हमको तृतीय अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात देखिए निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, 2:4:4:x, इन दोनों का गुणा कर देंगे और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा x बराबर 4 गुणा 4। x का मान निकाल लेंगे, इसलिए 4 नीचे पहुंच जाएगा और यहाँ 2 का लग जाएगा भाग, तो ये आ जाएगा 8, यानी x का मान आ गया अपना 8, ठीक है। ये हो गया इसका तृतीय अनुपाती, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132 है। देखिएगा, एक ऑब्जर्वर एक बिल्डिंग से 72 मीटर दूरी पर खड़ा है, वहीं से बिल्डिंग से उस पर लगे फ्लैग स्टाफ को ऊपरी तथा नीचे के सिरे का
उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 है। तो फ्लैग स्टाफ की लंबाई पूछ रहा है, आपको फ्लैग स्टाफ की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिएगा इसका चित्र कुछ इस प्रकार होगा। ये जो कोण है वो होगा 45 का और ये बड़ा कोण है वो 60 का होगा। ठीक है, ये फ्लैग स्टाफ है, ये यहाँ से इसकी लंबाई है, तो इसकी लंबाई वो पूछ रहा है, तो इसको हम x मान लेते हैं। ये उसने दे रखा है ए बी सी, इसको d मान लेते हैं। तो बी सी की जो लंबाई है वो उसने 72 मीटर दे रखी है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले आपको त्रिभुज डी बी सी को देखना है और इसमें पाइथागोरस लगानी है। देखिए एल अपॉन के आप जानते तो होंगे, साइन कॉस टेन, तो ये 10 हो गया। ठीक है, 10 क्या है, लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है ये वाला, लेकिन हमने क्या लिया है डी बी सी, यही त्रिभुज ये वाला लिया है जिसमें 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको करेंगे तो 10 45 बराबर लंब क्या है इसमें, ये संख्या ये वाली, इसको बाई मान लेते हैं। तो डी बी है, इसमें डी बी बाई है। ठीक है, और बी सी क्या है, आधार है, तो ये 72। आपको पता होगा 10 45 का मान 1 होता है, इसलिए बाई बट्टे 72 कर देंगे। तो बाई का मान आ जाएगा यहाँ से 72, बस जोड़ा करने पर ये इधर पहुँच जाएगा। तो बाई का मान आ गया 72। सीधी बात है, इसका मतलब ये हो गया कि इस बाई का मान अपन को पता चल गया कि ये यहाँ पे 72 है। ठीक है, 72। अब देखिए द्वारा से अपन क्या करेंगे, अब द्वारा से हम जो बड़ा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस लगाएंगे। देखिएगा सॉरी त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिएगा 60 डिग्री का ये कोण है ये, तो इसके लिए जो लंब है वो क्या होगा, ये पूरा, लेकिन आधार तो यही रहेगा ना। तो देखिएगा इसी से लगाएंगे तो tan 60 डिग्री बराबर यहाँ से यहाँ तक, तो x प्लस 72 बट्टे नीचे वाला BC जो कि 72 दिया हुआ है। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, आपको पता होना चाहिए, x प्लस 72 बट्टे 72। ठीक है, इसका इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 72 √3 बराबर x प्लस 72। ठीक है, इस 72 को इधर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 72 √3 माइनस 72 बराबर x। यहाँ से हम 72 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर x। √3 की अगर आपको वैल्यू पता हो तो वो होती है 1.732, माइनस 1 घटा देंगे इसमें से, बराबर x का मान। ठीक है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 0.732, यानी आपको 72 का गुणा करना है 0.732। जब आप इससे गुणा करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी और ये निकल के आ जाएगी अपनी 0.732 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस संख्या को, तो ये जो अपनी निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 52.7, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो अपना आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको ट्रायंगल लगाना है, 2 ट्रायंगल बनेंगे, ये पहला ये दूसरा। पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेना है, फिर बड़े वाले ट्रायंगल को लेना है। छोटे वाले ट्रायंगल से ये भुजा आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे को लेना है। ठीक है, इस पूरे को लेंगे तो यहाँ से हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 133 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि राजू की मासिक आय सोनू की मासिक आय की 2 तिहाई है। सोनू की मासिक आय 1,72,800 रुपये है, तो राजू की मासिक आय हमसे पूछी जा रही है। देखिएगा उसने कहा है कि जो राजू की मासिक आय है वो है सोनू की मासिक आय के 2 तिहाई है, जो सोनू है उसकी मासिक आय का 2 तिहाई है। ठीक है, उसने कहा लिख लिया हमने, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको वैसे भी लिख सकते हैं, इसको इसके नीचे आप उसको 2 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या कह रहा है कि सोनू की मासिक आय, सोनू की मासिक आय दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ही लिख दो, इसको ही। तो इसके लिए सोनू क्या लिख देंगे, सोनू की आय दे रखी है 1,72,800 रुपये। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो अपना राजू है उसकी वार्षिक आय। ठीक है, लेकिन ये जो निकल के आई है वो मासिक आय है, लेकिन उसने दे रखा है कि मासिक आय है वो 2 तिहाई है। इसमें अपन 12 का दे देंगे भाग, जिससे कि मासिक आय आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आय है, जो राजू है उसकी जो वार्षिक आय है वो निकल के आ जाएगी। तो वार्षिक आय आ गई यहाँ पे 1 लाख, सॉरी जब इसमें 12 का भाग दे दिया तो ये जो निकल के आएगी राजू की वो मासिक निकल के आएगी। तो ये मासिक निकल के आएगी 9,600 रुपये, ये उसकी क्या है, मासिक आय। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो उसने पूछी आपको वार्षिक आय, तो वार्षिक आय के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें 12 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। जब 12 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 200 रुपये। ठीक है, 1,15,200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो गया। सीधी बात उसने क्या रखा है, देखिए राजू की जो मासिक आय है वो
जो अपना सोनू है उसकी मासिक आएगी 2/3 है। देखिए यहाँ पे मासिक की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या किया 12 का भाग दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निकल के आई वो हमारी मासिक है, बट मुझे हमको वार्षिक है, इसलिए हम दोबारा इसमें 12 का गुणा कर देंगे, तो हमारी मासिक सॉरी वार्षिक निकल के 1,00,000 आ गई, 1,15,200 रुपये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार 10 सेमी है, ऊंचाई 20 सेमी है, उसे आधार पर स्थित समान ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज का जो आधार है वो ये रहा, इसकी ऊंचाई है वो ये रही, ठीक है, ये 12 सेमी है, ये मैंने त्रिभुज बना लिया है, ठीक है। उसने जो कहा है सिर्फ हमने वही किया है, वो ये कह रहा है कि उसी आधार पर स्थित एक समान ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी आधार पर देखिए, इसी आधार पर मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है, ये इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अगर आपको पता हो तो एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम के अनुसार ये होता है कि अगर एक ही आधार पर एक त्रिभुज बना हो और उसी आधार पर एक चतुर्भुज बना हो, तो जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ना वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुना होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका आधार पता है, इसकी ऊंचाई पता है, तो हम इस त्रिभुज की एबीसी क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसका जब दुना कर देंगे तो वो हमारे जो पीबीसी की जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इससे काटेंगे 5 बार, तो ये कितना आ गया 60, सॉरी ये 12 नहीं है, ये 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 20, ठीक है। इसको काटा तो 5 बार, 20 का 5 से गुणा करेंगे तो 100, ठीक है, ये इकाई आ गया, ठीक है। ये क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसका कर देंगे 2 गुना, तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा 100 यानी 200 वर्ग इकाई, ठीक है। ये अपना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अपना 135 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ के देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लगी है, हो सकता है कि मुझसे नहीं निकल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि जिस प्रकार से ये दे रखा है एक विषम त्रिभुज बन रहा है, एक विषम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है √s - a s उसमें मैंने फिट करके देखा तो कोई भी आंसर वैसे नहीं आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि गलत हो। चलते हैं 136 नंबर पे। देखिएगा क्वेश्चन है दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 88 मीटर है, एक की 220 मीटर है, तो बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का बीच अंतर क्या है ये हमको ज्ञात करना है। यानी दो है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। अगर बड़े की बात की जाए तो इसमें उसने 220 दे रखी है इसकी परिधि और इसकी दे रखी है 88 मीटर, तो हमको क्या करना है, ये जो बीच का क्षेत्रफल है ना, इनके बीच का क्षेत्रफल वो निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़े का क्षेत्रफल में छोटे का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बीच का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन उसके पहले हमको क्या करनी है, परिधि ज्ञात। तो सबसे पहले करेंगे परिधि को ज्ञात, सॉरी त्रिज्या को। देखिएगा अगर छोटे वृत्त की बात की जाए तो 2πr अगर उसकी परिधि को मान लें तो 88 है, तो अपन निकालेंगे 88/2, यहाँ 22 गुणा 7 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 44 हो गया, इससे ये 2 बार और ये आ गया 14 सेमी। ये क्या आ गई, त्रिज्या आ गई छोटे वृत्त की। अगर बड़े वृत्त की बात की जाए तो ये दे रखा है 220, यहाँ से अपन आर निकाल लेंगे तो 220/2, यहाँ 22 गुणा 7 ऊपर पहुंच जाएगा, इस 22 से 22 कट गया, ये यहाँ पे 10 बचा, इसको काटेंगे तो 5 बचा, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 सेमी। यानी छोटी वाली त्रिज्या है 14 सेमी है, बड़ी वाली हो 35 सेमी। अब निकालेंगे क्षेत्रफल, तो इस छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालें, ये अपना छोटे वृत्त का, ठीक है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो वो आ जाएगा πr² यानी 22/7, r² यानी 14 गुणा 14, ठीक है। तो ये 2 बार कटा 7 चौका 28, 28 का जब हम 22 से गुणा करेंगे, देखिएगा 28 का जब हम अपने 22 से गुणा करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 616, 616। अगर बड़े वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए तो देखिए 22/7 गुणा 35 गुणा 35, इससे इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 5 से 35 गुणा करेंगे और 22 को गुणा करेंगे तो ये पूरा अपना आ जाएगा लगभग 3850, ठीक है। इस बड़े वाले का 3850, छोटे वाले का 616, तो बड़े वाले से छोटा घटा देंगे तो इस बीच का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो देखिए 3850 616, ये 4 ये 3 ये 2 और ये 3 यानी 32 34 देखिए ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको परिधि रखिए, परिधि से त्रिज्या निकालनी है और उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालना है, कोई ज्यादा टफ था नहीं, तो बहुत इजी क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें तो साधारण ब्याज की दर से शीला ने 5 वर्ष के लिए 50,600 रुपये का कर्ज लिया, 5 वर्ष के बाद उसने 65,780 रुपये की राशि चुकाई, तो शीला ने किस वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज लिया। सिंपल बात है, ये मिश्रण उसका दे रखा है 65,780, ठीक है। और देखिएगा उसका जो मूलधन है जो उसने पैसे लिए थे स्टार्टिंग में वो लिए थे 50,600। अगर इसको इसमें से घटा देंगे, इस मूलधन में से मूलधन को घटा देंगे मिश्रण में से, तो वो हमारे पास ब्याज निकल के आएगी, और वो ब्याज कितनी आएगी 15,180, ठीक है। ये 15,180 ब्याज निकल के आएगी। और आपको पता होगा ऐसा फॉर्मूला क्या होता है, PTR/100 यानी मूलधन समय दर बटे 100। तो ये निकल के आई है 15,180 बराबर मूलधन कितना दे रखा है 50,600 गुणा टाइम कितना दे रखा है 5 साल, आर अपन को निकालना है बटे 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 5 से पहले इसको काट देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारी जो दर आ जाएगी आर आ जाएगी वो आ जाएगी 6%, यानी ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो देखिएगा 6% आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है, ऐसा ही फॉर्मूला लगाना है, मिश्रण में से मूलधन घटाना और फॉर्मूला लगाना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि कांच का एक ठोस बेलन जिसका व्यास है वो 1.5 मीटर है और ऊंचाई है वो 1 मीटर है, तो गलाकर गोला बनाया गया तो गोले का व्यास क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले बेलन की बात करेंगे तो बेलन का व्यास है, देखिए व्यास कितना दे रखा है 1.5, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपनी 1.5/2, ठीक है। ऊंचाई उसकी ऊंचाई कितनी रखी है 1 मीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है ढाला जा रहा है, इसका मतलब आयतन की बात हो रही है। सबसे पहले बेलन का आयतन करेंगे, देखिएगा बेलन का आयतन होता है πr²h, बस आपको मान रखना है 22/7, और आप मान पाई का तुलना रखें तो ठीक है, क्योंकि अब की बार भी अपने गोले का आयतन निकालेंगे तो उसमें पाई आएगी तो उसमें कट जाएगी, ऐसा अपन सोच सकते हैं। तो 2 गुणा 1.5/2 गुणा h है वो अपना 1 है, ठीक है। अब ये आयतन आ गया, अब ये आयतन किसके बराबर होगा, ये जो गोला बनाया जा रहा है उसके आयतन के बराबर होगा, तो इसे हम किसके बराबर कर सकते हैं, जो ये आयतन आया है उसे हम गोले के आयतन के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr3, ठीक है। तो पाई गुणा 1.5/2 गुणा 1.5/2 गुणा 1, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिएगा इस पॉइंट को निकालेंगे तो यहाँ 0 0 हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। इसको काट देंगे तो 5 से काटेंगे तो ये 3 बार, ये काटेंगे तो 4 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। देखिएगा आर क्यों यहाँ पे बचा, ये 3 पहले से था 3 गुणा 3, ठीक है। एक है उसका कोई मतलब नहीं है, नीचे 4 गुणा 4 पहले से था, फिर 4 यहाँ से आ गया, यहाँ 3 3 2 पहले से था, एक 3 बच का पहुंच गया तो 3 आ गया, ठीक है। ये आर क्यू है, तो अगर आर निकालेंगे तो आप इतना तो मैं जानते होंगे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, रूट क्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट क्यू को जब उठाएंगे तो आर बराबर आएगा अपना 3/4, ये त्रिज्या है। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि हमको बताना है व्यास, जो गोला है उसका व्यास, तो आपको पता है व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 गुणा 3/4, इससे ये कट गया 2 बार, तो 3/2 यानी 1.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो व्यास है वो कितना आएगा 1.5 मीटर, तो ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, आयतन दिया है, दूसरे आयतन के बराबर रखना है और कुछ भी नहीं करना है, बस मैंने भैया सॉरी बेलन का आयतन करा है और उसी बेलन के आयतन को मैंने गोले के आयतन के बराबर रख दिया, ये गोले के आयतन का फॉर्मूला है और ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है, बस दोनों बराबर कर दिया तो हमारी आर का मान आ गया और वहीं से हमने अपने डी का मान जो व्यास है उसका निकाल लिया। चलते हैं 139 क्वेश्चन नंबर 139 नंबर क्वेश्चन में भी थोड़ी सी दिक्कत आई है अभी, इसमें एक निकालने में दिक्कत हुई है तो इसको बाद में देख लेंगे। 140 की तरफ चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, ठीक है, तथा चौड़ाई उसकी ऊंचाई की एक तिहाई है। यदि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2592 है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिएगा अगर उसने दे रखा है कि जो लंबाई है कमरे की वो है
वो है जो चौड़ाई है उसकी दुगनी है, ठीक है, अपने से कर सकते हैं, चौड़ाई है उसकी दुगनी है। तो देखिएगा अपन क्या कर सकते हैं, लंबाई के नीचे चौड़ाई को ले आएंगे, तो 2 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, यानी इस चौड़ाई को मैं गुणा करके नीचे ले आया, नीचे कुछ नहीं इसलिए 1 रख दिया, तो लंबाई को अनुपात के रूप से देखा जाए तो लंबाई और चौड़ाई में 2:1 का रेशो है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि चौड़ाई और ऊंचाई की 1/3 जो चौड़ाई है, ठीक है, वो क्या है, ऊंचाई, जो हमारी ऊंचाई है उसका 1/3। अब मैं ऊंचाई को नीचे ले आता हूँ, तो चौड़ाई अपन ऊंचाई बराबर 1/3। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं, देखिएगा यहाँ पे भी चौड़ाई 1 है, यहाँ पे भी चौड़ाई 1 है। अगर इस प्रकार से अनुपात बराबर मिल जाए, इसका मतलब जो लंबाई का अनुपात है वही है, चौड़ाई का अनुपात है वो वही है, और ऊंचाई का जो भी अनुपात है वो वही है। देखिए यहाँ चौड़ाई ऊंचाई में 1:3 है, तो यहाँ से अपन इतना सोच सकते हैं कि लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई वो है, देखिएगा लंबाई के सामने 2 है, चौड़ाई के सामने 1 है। अगर देखिए यहाँ पे चौड़ाई 1 है और यहाँ कुछ और होता तो हम क्या करते, किसी चीज का गुणा करते तो उससे ये बराबर करने की कोशिश करते, और ऊंचाई वो 3 है, ठीक है। अब हम सारा अनुपात मान सकते हैं x, तो यहाँ पे लंबाई हो जाएगी 2x, चौड़ाई हो जाएगी x और ऊंचाई हो जाएगी 3x, ठीक है। अब उसने कहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आपको पता होगा ये जो बात हो रही है वो आयत के बारे में हो रही है, ठीक है। तो आयत के बारे में हुई तो आपको पता होगा कि उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, वही तो होता है। अब उसने यही दे रखा है, देखिएगा उसने इसका जो मान है वो दे रखा है 2592, ठीक है, 2592 दे रखा है। अब मैं इसको मान दूंगा बस, लंबाई कितनी है देखिएगा 2x प्लस चौड़ाई कितनी है x गुणा ऊंचाई कितनी है 3x बराबर 2592, ठीक है, 2592 हो गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 3x, तो 2 गुणा 3x गुणा 3x, ठीक है, और ये 2592, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों का गुणा करेंगे तो देखिए 3 का 9 9 18, 18 और x 2 है, तो इनका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2592। जब 18 से 2592 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 144, यानी x स्क्वायर बराबर आ गया 144। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि आपको पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो यहाँ से x का मान आ गया, लेकिन वो हमसे x का मान नहीं पूछा है, वो हमसे पूछ रहा है ऊंचाई। देखिए हमारे ऊंचाई क्या है 3x, x का मान आ गया तो ऊंचाई को निकाल सकते हैं, ऊंचाई हो जाएगी 3x यानी 3 गुणा 12 यानी 12 36। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये अपना आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। इस प्रकार की आपकी वीडियो आते रहेंगे, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।